सवाल सत्यव्रत कादियान उठा रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पर कानूनी स्थिति क्या है? जो 2 मामले हैं, जो 2 एफआईआर जिनका जिक्र मुकेश ने किया, इसके बाद आपको क्या लगता है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई अभी तक की हुई है वो किस तरह की है और आगे इस पर क्या उनको करना चाहिए? देखिए, मैं 2 भाग में इसको बांटता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। दोनों एफआईआर एक आईपीसी में दर्ज हुई है और एक पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुई है। तो पहले आईपीसी के धाराएं देख लेते हैं। हमारे पास एफआईआर की कॉपी है नहीं। जहां तक मुझे मीडिया से ही मैंने देखा और कोर्ट में जो बहस चल रहा था उससे पता चला कि 29 अप्रैल को एफआईआर रजिस्टर हो गई थी दोनों, और स्टेटमेंट कंप्लेनेंट का ले लिया गया था जहां तक कि आईपीसी की धाराएं संबंध रखती हैं। अब एक बार जब एफआईआर दर्ज होता है, और हमें ये जरूर ज्ञात होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सेलिब्रेटेड जजमेंट जिसका नाम अरनेश कुमार है, उसमें कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि जरूरी नहीं है कि एफआईआर हो तो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप अरेस्ट होना चाहिए। उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देखना पड़ता है, और अरेस्ट इज द लास्ट रिसोर्ट। आखिर अगर आपके पास इतने साक्ष्य जुट जाते हैं जिससे ये प्राइमा फेसाई लग जाता है कि हाँ, जिनके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगा है वो प्राइमा फेसाई सही मालूमात होता है, तो अरेस्ट तो एविडेंट है, अरेस्ट हो जाएगा। बट अगर ये ऊपर के नहीं आता है प्राइमा फेसाई कि उनके ऊपर केस बनता है, तो जितना राइट विक्टिम का है उतना ही राइट अक्यूज्ड का भी है। कानून के नजर में विक्टिम और अक्यूज्ड के राइट्स अलग अलग नहीं है। तो देयरफॉर मेरा ये कहना है कि अभी एफआईआर दर्ज हुई है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसको, जहां तक मुझे मालूम है, काफी सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसमें अपॉइंट हुई हैं, और ये कोई बहुत छोटी सी कंप्लेंट नहीं है। ये इसकी भी मालूमात लोगों को है, तो इसको बड़ा सीरियसली देखेगा। बट इसको इमीडिएटली हम चाहें कि सब कुछ हो जाए तो उसमें भी गलती होने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस मामले को हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा होना चाहिए, और जहां अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो कानून में वैसी भी, लेकिन अगर आरोप संगीन हो अमित जी, जैसे कि इस मामले में है, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर की गई है, तो भी क्या आयोग के संतुष्ट होने का इंतजार करना होगा? देखिए, इसमें क्या प्रावधान है? अब मैं पॉक्सो पे आ जाता हूं। पॉक्सो, जहां तक पॉक्सो एक्ट का सवाल है, एक तो हमें ये नहीं पता है अभी कि कौन सी धाराएं लगी। उसमें बड़ी सारी धाराएं हैं और उन धाराओं के अनुसार उनका पनिशमेंट भी डिफाइंड है। तो एक तो हमें पहले ये नहीं पता है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जनरल आईपीसी जैसा नहीं है। वो बड़ा ही उसमें जैसे जो विक्टिम भी है उससे डायरेक्टली किसी को पता भी नहीं वो विक्टिम कौन है, तो वो सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन पॉक्सो एक्ट का मतलब ये नहीं है कि पॉक्सो एक्ट की धारा लग गई तो उस व्यक्ति को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाए। उसमें भी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो तो करना ही पड़ेगा। वो कोई भी एक्ट हो, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो आईपीसी के अंदर आता हो, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का पूरा अधिकार है। ठीक है, सत्यव्रत कादियान जी के पास जाना चाहूंगा। सत्यव्रत जी, आपने सुना होगा, बहुत वरिष्ठ वकील हैं अमित शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट में, आपने उनको सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा, और इस तरह के प्रावधान नहीं होते हैं कि मामला दर्ज होते, एफआईआर दर्ज होते गिरफ्तारी हो जाए। तो जो आप मांग कर रहे हैं, क्या आप लोगों की बात हुई है वकीलों से? आपने भी पता किया होगा कि आखिर जो मांग आप रख रहे हैं उसके पीछे कोई आधार है या नहीं? सर, कुछ जो अभी सर ने बातें की उसमें कुछ लीगल बातें हैं, वो हमारी लीगल टीम देखेगी, उनके मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरे 2 जो है वो मेन मुद्दे हैं कि भाई, जब हम 22 तारीख की शाम को जब हम एफआईआर दर्ज करवाने गए थे, तो ऐसा, और पॉक्सो का भी उसमें जो मामला था, नाबालिग भी एक बच्ची थी, तो 7 दिन एफआईआर होने में क्यों लगे? क्या एफआईआर लिखने से पहले भी बहुत ज्यादा जांच की जरूरत होती है क्या? जी। ये दिल्ली पुलिस का रवैया क्या किस दबाव में है
भाई एफआईआर तो आप पहले ही दिन लिख लो और जांच जल्दी 7 दिन देना। और दूसरा ये कह रहे थे कि भाई उस जो माइनर लड़की है उसका पता नहीं कौन है, अगले ही दिन फेडरेशन के आदमी उसका आधार कार्ड सर्कुलेट करके उसको ढूंढने लग जाते हैं। तो ये किसकी नाकामी है, दिल्ली पुलिस की है या किसकी है? और एफआईआर इतनी लेट क्यों हुई? ताकि इस प्रोसेस को जो है एक योजनाबद्ध तरीके से स्लो किया जा सके। तो वो तो बात आपकी जायज है और इसीलिए तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये मामला गंभीर है और उन्होंने कहा कि हम इस पे आदेश दे रहे हैं, तब तो पुलिस ने कह दिया कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो सर एक बात बताओ, जब 7 लड़कियां कंप्लेंट लेके पुलिस के पास जाती हैं, उनको 3 घंटे बिठा के वापस भेज दिया जाता है और एफआईआर नहीं होती, और अब हम बार बार उनसे कह रहे हैं कि भाई हमारे बयान करवाओ, आप 164 के भी करवाओ जल्दी जल्दी, उसको भी जो है टाला जा रहा है। लड़की का आधार कार्ड सर्कुलेट किया जा रहा है, तो हम किस आश्वासन से उठ जाएं यहाँ पे, आप ये बताइए। जी बिल्कुल। आलोक वसी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी के लिए थोड़ा सॉफ्ट भी हैं। आलोक जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में देरी की, जब कहा गया कि एफआईआर कराने के लिए वो लोग गए तो एफआईआर दर्ज नहीं की और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा रखिए, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, तो पहलवान किस विश्वास के साथ दिल्ली पुलिस पर बात पर यकीन करें? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस की जो गतिविधि रही है शुरू से, वो थोड़ी संदिग्ध है। अगर मान लीजिए वो पहलवान नहीं थे, कोई कॉमन ही कोई लड़की थी, अगर वो इस तरीके का एक कंप्लेन लेके पुलिस में गई तो उसका तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए था। पहली चीज, पहले भी मैं अन्य चैनलों पर भी कह चुका हूं कि पुलिस अगर पहले दिन ये एफआईआर दर्ज कर लेती तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा हो पाता। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, यह दर्शाता है कि पुलिस ने कहीं नाकामी की है। अब इन लोगों को विश्वास नहीं है। अब ये पॉलिटिकल रैंगल में और लीगल रैंगल में दोनों में फंस गया है मामला। पॉलिटिकल रैंगल में सारे दल के नेता वहां आके नेतागिरी कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा अन्य संगठनों के लोगों को भी मौका मिल गया है वहां अपनी पहलवानी दिखाने का। और पिछली बार इन्होंने बिल्कुल रोक दिया था किसी पॉलिटिकल पार्टी को आने से, इस बार खुला है दरवाजा। तो अब यह मामला थोड़ा दूसरे टाइप का रुख ले रहा है। और दूसरी चीज कि हर आदमी इसके लीगल एंगल को नहीं जानता है। लीगल एंगल में जहां तक मैंने जानकारी ली है कि ये जरूरी नहीं है कि पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी इमीडिएटली हो ही जाए। हमारे वकील साहब ने कही, उस पर तो बात हो चुकी है। तो उसमें ऐसा है कि अब वो अपना, हाँ ये जरूर है कि लोगों को अपेक्षा है, पूरे देश में ये बात फैल गई है कि पुलिस को अब इसको थोड़ा त्वरित करना चाहिए। ठीक है, अनुमा आचार्य हमारे साथ है, उनकी टिप्पणी भी ले लेता हूं। अनुमा आचार्य, आपने सुना आलोक जी को कि पहले ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं था, लेकिन अब इस पर जो है नेता जाकर वो भी दंगल करने लगे हैं, तो ये क्या आप उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, जिस तरह की बात यहां पर भी कुछ देर पहले कही गई? अखिलेश जी, आपने देखा कि अभी जो लीगल बातें हुई, तो कानून जो है वो पॉलिसी पर, दलीलों पर और इंटरप्रिटेशन पर होता है, लेकिन एक सामाजिक नैतिकता भी कोई चीज होती है। कोई भी महिला अपने बारे में, आपके घर में भी महिलाएं हैं, क्या कोई अपनी अस्मिता को दांव पर रखकर इस तरह का आरोप लगाने आएगा? वो जानते हैं कि पूरा देश उन्हें देख रहा है। रही बात विपक्ष के ऊपर ये इस तरह का ठीकरा फोड़ने की, 3 महीने पहले जब ये पहलवान आए थे, उसके बाद एक आश्वासन पर वो वापस चले गए थे, और उस वापस जाने के बाद क्या हुआ? पहलवानों ने जो वक्तव्य दिए थे, 15 मिनट के अंदर अनुराग ठाकुर जो मंत्री जी हैं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को बता दिए, और उसके बाद उसकी दबंगई शुरू हो गई। आप खुद बताएं कि जो व्यक्ति आज पोजीशन ऑफ पावर में वहां है, जहां पर जांच होना है, तो क्या वो उसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? नहीं, जो बात आपने कही है कि तब मुद्दा अलग था, तब मुद्दा अलग था अनुमा जी, उसका भी मेरे पास पूरा डेटा रखा है कि तब क्या बात हुई थी, क्या आश्वासन दिया गया था, क्या कार्रवाई उस वक्त की गई थी, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप तो जी पूरी बात कह लेने दीजिए। हाँ। मैं ये कह रही हूं कि इस बीच में 2 विश्व चैंपियनशिप से विनेश फोगट को और दूसरे इन पहलवानों को आउट किया गया, इलेक्टेड आउट। उनके ऊपर इस तरह के प्रहार शुरू हो गए थे,
तो वो दोबारा आए 3 महीने के उस बाद। पर भी बात करेंगे, कितने क्योंकि एशियन जब चैंपियनशिप ये नियम बनाया गया था कि आप ट्रायल में जब तक हिस्सा नहीं लेंगे तब तक आप कंपटीशन में नहीं जा सकते। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश थपलियाल जी भी हैं। राकेश जी, एक तो बात हुई कि राजनीति जिस तरह से देखने को मिल रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स वहां जा रहे हैं और वो सब हो रहा है। एक राजनीति जो है कुश्ती संघ के भीतर भी होती है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं कि वहां पर किस तरह की उठापटक होती है, जब चुनाव होते हैं तो किस तरह से लॉबिंग होती है, और साथ ही ये जो एक झगड़े का कारण बताया जाता है वो ये भी है कि जो कुश्ती संघ की ओर से शर्तें रखी गई कि आपको ट्रायल्स में जाना होगा, उसके बाद आप जो है कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हैं। क्या ये सारी बातें भी हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं? देखिए, इसमें कई तरह की चीज़ें, इसमें स्पॉन्सरशिप वाला मामला भी है। जब बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट इनके बीच जब संबंध खराब होने शुरू हुए तो इस तरह की चीज़ें की गई, क्योंकि देखिए कोई भी जो सत्ता में बैठा होता है और ऐसा बाहुबली व्यक्ति जब अध्यक्ष बन के होगा तो वो किसी भी पहलवान की अकड़ को समझेगा नहीं कुछ। 12 साल पहले जब बृजभूषण शरण सिंह पहली बार अध्यक्ष बने थे तो मैंने उनको कहा था कि ये पहलवान है, ये बड़े बड़ों को पटक देते, थोड़ा संभल के रहना। तब तक मुझे भी उनके बाहुबली अंदाज का इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी अकड़ के साथ कहा था कि हमसे जो टकराएगा ना बाई फॉल जाएगा। बाई फॉल मतलब रेसलिंग में चित हो जाएगा। देखिए, लड़कियों ने उनको यहाँ पर चित करने वाला काम किया, लेकिन इसमें देखिए ऐसा चीज़ है कि वो चाहते नहीं कि पहलवानों को जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो विदेशी ट्रिप करवा देते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमसे पूछ कर हो जो भी हो। एक सरकार की स्कीम है टॉप्स की, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसमें सरकार कुछ दिन रेसलर्स को देती है या किसी भी खेल के खिलाड़ी को जो उसमें शामिल होते हैं टॉप के खिलाड़ी, कि आप विदेश में कहीं भी ट्रेनिंग के लिए अपनी मर्जी से जा सकते हैं, जहां आप चाहेंगे, जिस कोच के साथ जाएंगे हम ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएंगे। फेडरेशन उससे भी नाराज होती है, बृजभूषण शरण भी उससे नाराज थे कि भाई ऐसा क्यों, हमारी सहमति होनी चाहिए। उसके पीछे वो तर्क लगा देते हैं कि भाई एक अच्छा कोच कहीं है तो हम 4-5 पहलवान भेजें या उस विदेशी कोच को हिंदुस्तान में बुला लें। हमारे साथ बने हुए हैं सत्यव्रत कादियान जी। सत्यव्रत जी, आप भी सुन रहे होंगे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी बहुत नजर करीब से रखते हैं कुश्ती के ऊपर। उनका यह कहना है कि जो कुश्ती संघ है इसके भीतर भी कई तरह की पॉलिटिक्स होती है, चाहे स्पॉन्सरशिप को लेकर हो या ट्रायल्स को लेकर हो। सर, जो इसके अंदर की पॉलिटिक्स है वो यही है, एक तो जो है इन्होंने पूरी तरह से तानाशाही सिस्टम बना दिया था। अभी सभी एथलीट्स जो हैं उनके पास स्पॉन्सर भी हैं, ये तो ना तो किसी खिलाड़ी को कोई आर्थिक मदद पहुंचने देना चाहते थे और ना ये किसी भी तरह से उनको सपोर्ट करते थे कि वो थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग कर सके। पर इसमें यह कहा गया है कि जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है उसमें 50,000 रुपए का अलाउंस मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो नहीं गए कंपटीशन में। नहीं सर, ये तो फिर हमारी प्रॉब्लम होने के बाद की बात है ना। हमारे को ये जो हमारे मेन एथलीट है, ये अगर इस टाइम पे वो 4-5 दिन के लिए बाहर चले जाते तो फिर यहाँ तो उनका पूरा मुद्दा ही खत्म कर देते उनके पीछे से। तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई अभी हमारी लड़ाई जो है वो रिपोर्ट नहीं आ रही, कमेटी रिपोर्ट नहीं दे रही, हमारे को कुछ बताया नहीं जा रहा, तो सब छोड़ के कैसे चले जाएं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए कादियान साहब, और हम चल सकते हैं अमित शर्मा जी के पास। अमित जी, इसमें एक मुद्दा ये भी आ रहा है कि अगर इस तरह से सार्वजनिक तौर पर मांग की जाए किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए, तो जो जांच एजेंसियां होती हैं क्या उनके ऊपर भी दबाव नहीं पड़ता है कि वो एक तरफा कार्रवाई करें? नहीं, मेरा मानना है कि इस तरह के केसेस में अगर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम निष्पक्ष रूप से कैसे कर पाएगी। तो और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इनमें एक्सपीरियंस्ड है, और इस केस में पर्टिकुलरली काफी सीनियर ऑफिसर हैं, जो मैंने पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी तरह का दबाव होना चाहिए दैट कि एक पक्ष के लिए ये जो भी अगर ये एलिगेशन है इसकी निष्पक्षता से जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर निष्पक्षता से जांच होनी है तो उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। और मेरा अपना पर्सनल जो व्यक्तिगत ये है कि इसमें हमें थोड़ी सब्र से काम लेना चाहिए और हमें कानून व्यवस्था पे बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। और अगर कुछ उसमें परेशानी है तो उसका भी उपाय कानून में वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो उसके बावजूद भी तो आप
निचली अदालत में या दूसरी अदालत में, हाईकोर्ट में जा सकते हैं। बहरहाल अमित जी, राकेश जी और आलोक जी, साथ ही अनुमा जी, सत्यव्रत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। वक्त एक ब्रेक का।